नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सीखो इंडिया क्लासेज में। अपन ने सबसे पहले पर्यावरण के मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे, तो पर्यावरण से रिलेटेड आज अपना टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना है अपने को कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया। तो जैव विविधता शब्द सबसे पहले रेमंड एफ दासमान नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द या बायोडायवर्सिटी शब्द दिया। उसके बाद ध्यान में रखना है कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का पिता किसको बोला जाता है या फिर जनक किसको बोला जाता है। तो ईओ विल्सन को जैव विविधता का पिता या जनक बोला जाता है। यह आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपन जाने कि जैव विविधता होती क्या है या बायोडायवर्सिटी होती क्या है। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जंतु और पादपों की प्रजातियों की विविधता को क्या बोलते हैं अपन, जैव विविधता कहते हैं। या फिर अपन रिकॉल करें, दोबारा समझें तो क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी अपन क्षेत्र ले लेते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को अपन क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है। अब बोला जाता है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। जैव विविधता सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ये अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ये भूमध्य रेखा है, बीचों बीच भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, वहां पे इसके दोनों तरफ बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन। उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है वहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता, तो इसके बारे में ध्यान में रखना है कि जो भूमध्य रेखा है उस पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो सीधी किरणें पड़ेगी तो वहां पे क्या होगा, उच्च ताप होगा। अगर वहां पे तापमान उच्च हो गया तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी या वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। अगर वाष्पीकरण की क्रिया वहां पे ज्यादा है तो पानी बादल जो वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उठेगा और बरसात भी वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बरसात वहां पे ज्यादा होगी तो वहां पे वन ज्यादा होंगे, जैव विविधता भी वहीं पे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि बरसात जहां होती है वहां पे वन ज्यादा होंगे तो वहीं पे जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वहीं पे ज्यादा विकसित होंगे। तो एक दूसरे से ये रिलेटेड है पूरा का पूरा मामला। सबसे पहले कि ये अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं अपन ट्रॉपिकल जोन, उस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। सीधी पड़ने से क्या होगा, वहां पर सीधी पड़ने से उच्च तापमान होगा। उच्च तापमान होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी, जिससे बारिश ज्यादा बरसेगी। बारिश ज्यादा बरसेगी तो वन वहां पर ज्यादा होंगे, और वन वहां पर ज्यादा होंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत होगा, और इकोसिस्टम की बात करें या फिर जैव विविधता भी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। यही एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इसी में मैं बात करूं कि जहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है वो कहां पर होती है, एक तो दो क्षेत्र ध्यान में रखना है। एक तो उच्च तो क्या हो, तापमान हो, और अत्यधिक क्या हो, बरसात हो, वहीं पर जैव विविधता ज्यादा होती है। वहीं भी पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, जो वन्य जीव हैं वो भी ज्यादा होंगे, सारे के सारे विविधता भी वहीं ज्यादा होगी। अब इसमें ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता जलीय क्षेत्र की बात करें अपन, तो जलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है परवाल भित्ति में। परवाल भित्ति कह दो, मूंगे की चट्टान कह दो, या कोरल रीफ कह दो, क्योंकि उसी में जो मछलियां होती है, कीट होती हैं, वहीं पे जीवन यापन करती है। उन्हीं का जो आवास क्षेत्र होता है वो जलीय क्षेत्र की सबसे ज्यादा जीव विविधता किसमें होती है, मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ में बोल दो, या परवाल भित्ति में बोल दो। या फिर आर्द्र भूमि क्षेत्र, जो अपना भूमि क्षेत्र है उसमें आर्द्र भूमि क्षेत्र जो होता है, या फिर अपने वेटलैंड जिसको बोलते हैं, या फिर रामसर स्तर भी उनको अपन बोल सकते हैं, उस पे क्या होती है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अगर अपन बात करें कि संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, अगर संसार की बात करें अपन, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है इसमें पहला जो देश है अपना ब्राजील। ब्राजील में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है, जो अपना भारत का जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी दूसरे नंबर पर भारत में। उसके बाद जो तीसरा है इक्वाडोर, जो इक्वाडोर देश है वहां पर जैव विविधता तीसरे नंबर पे पाई जाती है। और अपना जो पेरू है, पेरू में भी जैव विविधता चौथे नंबर पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा किसमें, कौन से देश में, ब्राजील में, उसके बाद भारत में, उसके बाद इक्वाडोर, और उसके बाद में पेरू। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि जैव विविधता, अपन बात करते हैं कि तप्त स्थल या फिर बोल दो उसको हॉट स्पॉट बोल दो, तप्त स्थल बोल दो, ये क्या होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या होता है। कि जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है या फिर जैव विविधता की अधिकता होती है, जीव जंतु पेड़ पौधे अधिक होते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, हॉट स्पॉट कहते हैं। अपन मोबाइल के तौर पे भी इसको याद कर सकते हैं कि अपन मोबाइल में हॉट स्पॉट शुरू करते हैं,
तो ये हॉट स्पॉट का मतलब क्या है कि जो भी किरणें निकलेगी वो मोबाइल के चारों ओर इर्द गिर्द बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी, वहीं पर हॉट स्पॉट मोबाइल के तौर पे याद कर लो या फिर वैसे याद कर लो कि हॉट स्पॉट का मतलब होता है जहां पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जो जोन होता है, वो क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? हॉट स्पॉट क्षेत्र, तप्त स्थल क्षेत्र बोल दो, या फिर उष्ण स्थल भी इसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें कि विश्व में 35 तप्त स्थल क्षेत्र बोले गए हैं या हॉट स्पॉट क्षेत्र 35 होते हैं, उनमें से 2 भारत में है। कौन कौन से हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बनता है इसमें मामला कि ये अपना जो भारत का मैप है, भारत के मैप में अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है, एक तो होता है अपना अपना पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट जो है, जो सटके है, जो अपना ये देख लो, ये गुजरात है, गुजरात से सटके कर्नाटका और ये तमिलनाडु केरल से जो सटके पूरा जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में पाई जाती है। और इसके बारे में एक और ध्यान में रखना है कि 35 हॉट स्पॉटों में से वह कौन सा हॉट स्पॉट है जिस पर जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान में रखना, यही अपना जो भारत का पश्चिमी घाट है उस पर जनसंख्या सर्वाधिक होती है। 300 वर्ग जो किलोमीटर में, जो सॉरी 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे निवास करते हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो दूसरा जो तप्त स्थल है वो अपना आता है पूर्वी हिमालय। जो पूर्व से जो हिमालय जो क्षेत्र बनता है वो अपना दूसरा हॉट स्पॉट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बेसिक से होते तो 4 हॉट स्पॉट हैं, एक तो अपना पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है अपना इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा है अपना ये अपना सूडालैंड क्षेत्र आ जाता है। अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो इसमें आ जाता है। लेकिन जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो पूरा भारत में नहीं है। जो इंडिया से और बर्मा से जो मिला जुला रूप है, जो मिला जुला जो क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पे जैव विविधता सर्वाधिक होती है। लेकिन उसको अपन पूरे तरीके से भारत का नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये तीसरा भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ठीक है, नहीं 2 ही जो अपना पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को ही तप्त स्थल क्षेत्र माना जाता है। उसका कुछ क्षेत्र जैसे मान लो कि इंडो बर्मा क्षेत्र और अपना जो सूडालैंड का जो ये बात करें तो ये अपना जो इंडोनेशिया है और अपने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनसे मिला जुला जो द्वीपों का समूह है वो सूडालैंड क्षेत्र, वहां पे भी जैव विविधता सर्वाधिक होती है। उसको भी अपन पूरी तरीके से भारत का हॉट स्पॉट नहीं कह सकते। अगर अपन इसी में बात करें कि जो जैव विविधता है वो जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र है उतना ही क्या होगा? स्थिर होगा, उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा। अब अगर अपन बात करें कि संसार की सबसे बड़ी हानि कौन सी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया था एक बार कि संसार की सबसे बड़ी हानि जैव विविधता की हानि है। क्यों है? बायोडायवर्सिटी की हानि है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूं तो इतना समझ लो कि एक मॉरिशस में एक पक्षी पाया जाता है, डोडो। जो डोडो नाम का पक्षी है वो मॉरिशस में पाया जाता है। वहां पर उसका क्या हो गया? शिकार हो गया, उसकी संख्या या जनसंख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो थोड़े दिनों बाद वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया कि उसी देश में पाए जाने वाला एक गुल्लर का जो वृक्ष है उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम होने लग गई। तो उनको खोज करने के बाद पता चला कि जो डोडो पक्षी था वो गुल्लर के फलों पर अपना जीवन व्यापन करता था, वही था जो केवल गुल्लर के फलों को खाता था। जो वो खाता था तो जो गुल्लर के फल थे उसके चारों ओर जो सेलुलोज की झिल्ली होती थी वो पच जाती थी। उसके बाद जो वेस्ट निकलता था जब वो जमीन पे गिरता था तब वो अंकुरित होता था। ये ध्यान में लगा। तो अगर डोडो नामक पक्षी ही नष्ट हो गया तो जो गुल्लर के जो फल हैं, जो गुल्लर के जो फूल हैं, वो पौधे भी धीरे धीरे क्या हो गए? नष्ट हो गए। ये पता चला। तो अब अंकुरित ही नहीं होता, जो उनकी काइटिन की जो झिल्ली होती है उनको कोई खाने वाला नहीं है, तो वो अंकुरित ही नहीं होते, धीरे धीरे गुल्लर के वृक्ष भी नष्ट होने लग गए। तो ये जैव विविधता पूरे के पूरे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरा का पूरा जो प्रकृति ने अपने को दिया है वो पूरा मापतोल के दिया है। अगर अपन उसके साथ छेड़छाड़ी करेंगे तो प्रकृति भी अपने साथ उनका बदला लेगी। उसी के कारण ये जो कई बार ओलावृष्टि होती है, आंधियां आती हैं, साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, ये पूरा प्रकृति के छेड़छाड़ करने के कारण हुआ है, ये अपन बोल सकते हैं। जैव विविधता की हानि सबसे बड़ी हानि मानी गई है। अगर इसी में देखें अपन तो जो डोडो नामक पक्षी से गुल्लर का जो फल था, जो पेड़ था, वो प्रभावित हुआ। उसी से पता नहीं है गुल्लर के वृक्ष से भी कितने जुड़े हुए व्यक्ति, कितने पारिस्थितिकी तंत्र कितना प्रभावित हुआ है, ये अपन बोल ही नहीं सकते। मतलब हुआ क्या कि जो बायोडायवर्सिटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसी को अपन को बनाए रखना है। अगर अपन बात करते हैं आगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जैव विविधता है, जैव विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य भी कह सकते हैं अपन, कि जो अपनी जैव विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य होती है उसी से उसका रिलेशन अपने को ध्यान में रखना है।
उसके बाद अपन अगर बात करें कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने पहले भी बताया था कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना है 22 जो मई है, अभी आने वाली है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और पहले जो जैव विविधता दिवस था वो पहले मनाया जाता था 29 दिसंबर को, आजकल इसको चेंज करके कर दिया है। ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, पहले वाला भी पूछ सकता है, ऑप्शन में अगर हो तो दोनों भी दे सकता है ना। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान में रखना 22 मई को, और पहले मनाया जाता था 29 दिसंबर को। अब बोला जाता है कि जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब था। अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था 2010 को, 2010 को जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। उसके बाद अपन बात करें कि जैव विविधता का जो दशक है वो किसको बोला जाता है। तो जैव विविधता के दशक के बारे में बात करें तो 2011 से लेकर 2020 तक का जो दशक है उसको जैव विविधता का दशक भी अपन बोल सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय संघों द्वारा इसको माना गया था। उसके बाद जो मरुस्थलीकरण का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है वो किसको बोला जाता है। तो मरुस्थलीकरण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष ध्यान में रखना है 2006 को बोला जाता है। उसके बाद वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसको बोला जाता है। तो वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष बोला जाता है 2011 को। ये आपको 5 बातें ध्यान में ही रखनी है। पहला जैव विविधता दिवस 22 मई, या फिर पहले मनाते थे 29 दिसंबर। उसके बाद जो जैव विविधता दशक है वो बोला जाता है 2011 से लेकर 2020 तक। जैव विविधता वर्ष किसको बोला जाता है, 2010 को बोला जाता है। मरुस्थलीकरण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2006, और वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसको बोला जाता है, 2011 को बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अपन इसी में बात करें कि जैव विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसका मापन किस प्रकार से करेंगे, तो देखना जरा, जैव विविधता, जैव विविधता का मापन, जैव विविधता के मापन की अगर बात करें तो जैव विविधता के मापन को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अल्फा जैव विविधता, दूसरा है अपना बीटा जैव विविधता, और तीसरा है गामा जैव विविधता। अगर अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता का मापन 3 प्रकार से होता है। पहला अल्फा, दूसरा है बीटा, और तीसरा कौन सा है, गामा जैव विविधता। जो अल्फा जैव विविधता है वो क्या होती है, तो ध्यान में रखना है, अगर स्थानीय लोगों की बात करें या स्थानीय क्षेत्र की बात करें, स्थानीय क्षेत्र की बात की जाए, है ना, या फिर स्थानीय क्षेत्र की बात की जाए तो वह कौन सी जैव विविधता होगी, अल्फा जैव विविधता। अगर पूरे देश की जैव विविधता की बात की जाए तो वो कौन सी विविधता होगी, बीटा जैव विविधता। और अगर पूरे वर्ल्ड की या पूरे संसार की जैव विविधता की बात की जाए तो वो कौन सी होगी, गामा जैव विविधता। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझूं तो ये मान के चलो कि यहाँ पे जो स्थानीय क्षेत्र है, जैसे मान लो अपना राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें ऊंट पाए जाते हैं, उसका अगर अपन कंपैरिजन करें तो वो उन्हीं का स्टडी करें तो वो होगी कौन सी, अल्फा जैव विविधता। लेकिन उन्हीं ऊंटों का कंपैरिजन अपन देश में जितने भी ऊंट हैं और कहीं भी पाए जाते हैं उनका अपन पढ़ें तो वो किसमें होगी, बीटा जैव विविधता। और अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए कि उन्हीं ऊंटों की तुलना पूरे वर्ल्ड के साथ में या पूरे संसार के साथ में अपन करें तो वह कौन सी होगी, गामा जैव विविधता। ये आपको तीनों ध्यान में रखना है, अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता। जैव विविधता का मापन 3 प्रकार से। अगर स्थानीय क्षेत्र की बात होगी तो वह कौन सा हो जाएगा, अल्फा। पूरे देश के कंपैरिजन की बात हो तो वह हो जाएगा बीटा, और पूरे संसार के साथ रिलेशन की बात हो तो वह हो जाएगा गामा। अगर इसी के आगे अपन बात करें कि जो जैव संरक्षण की अगर बात करें इसी में आगे, तो जो जैव संरक्षण के प्रोटोकॉल दिए गए थे, जैव संरक्षण से संबंधित ध्यान में रखना है 3 प्रोटोकॉल जो बायोडायवर्सिटी से संबंधित थे। कई बार ऐसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता से संबंधित जैव संरक्षण के प्रोटोकॉल कौन कौन से थे। तो पहला ध्यान में रखना है, अपना पहला जो संरक्षण का था, पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था वो कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे हुआ था, स्पेन में हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 ईस्वी में स्पेन में हुआ था, जो जीन अभियांत्रिकी से संबंधित था। ये आपको पहला प्रोटोकॉल ध्यान में रखना है, जैव विविधता से संबंधित। दूसरा प्रोटोकॉल है अपना नागोया प्रोटोकॉल। जो नागोया प्रोटोकॉल है वो कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था जापान में। कब हुआ था, अक्टूबर 2010 में हुआ था। तो ध्यान में रखना है, जो नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। और ये कहां पे हुआ था, जो जापान में हुआ था अक्टूबर 2010 में। उसके बाद तीसरा प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से परफेक्ट क्वेश्चन पूछता है अगला।
ठीक है। जो तीसरा प्रोटोकॉल है वो कहां पर हुआ था, तो इसको हैदराबाद प्रोटोकॉल के नाम से भी अपन जानते हैं। ये भारत में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था ध्यान में रखना, 1 से 19 अक्टूबर 2012 को ये प्रोटोकॉल हुआ था। जो किससे संबंधित था, किससे संबंधित इसमें बात की गई, तो इसमें ध्यान में रखना है जैव संरक्षण से संबंधित सारी की सारी बातें इसमें की गई। तो प्रोटोकॉल 3 ध्यान में रखना है, पहला कार्टाजेना, दूसरा नागोया, तीसरा है अपना हैदराबाद प्रोटोकॉल। हैदराबाद प्रोटोकॉल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि भारत में हुआ था और इसमें जैव संरक्षण की बात की गई। 1 से 19 अक्टूबर 2012 को ये हुआ था। उसके बाद अपन बात करें कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है या फिर जलीय क्षेत्र है उसमें जैव विविधता किसमें मानी जाती है, तो जो अपने द्वीप जो बनते हैं वो जलीय क्षेत्र की जो जैव विविधता होती है वो कहाँ पे पाई जाएगी, जो द्वीप वगैरह होते हैं वहीं पे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, वहीं पे जीव जंतु विचरण करेंगे, तो उसी में जैव विविधता पाई जाएगी। उसके बाद संसार में सर्वाधिक जैव विविधता, जलीय क्षेत्र की सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो मूंगे की चट्टान बोल दो, कोरल रीफ बोल दो, या फिर परवाल भित्ति जिसको अपन बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जो जलीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। एक तो मूंगे की चट्टान, कोरल रीफ, या फिर अपन बोल दो परवाल भित्ति में सर्वाधिक होती है। जो भारत का जो लक्षद्वीप है, मैंने बताया था जो भारत है उसका जो लक्षद्वीप है वो एक कोरल रीफ का ही क्या है, उदाहरण है। इसके तौर पे अपन जान सकते हैं कि जो परवाल भित्ति ये होती क्या है, बेसिक से अपन समझे कि परवाल भित्ति मछलियों और कीटों के आवास का, परवाल भित्ति मछलियों और कीटों के आवास और प्रजनन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। जितने भी जो जीव जंतु होते हैं, मछलियां होती हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, वो प्रजनन करते हैं और उन्हीं में अपना जीवन यापन करते हैं। किसमें करते हैं, परवाल भित्ति में। ठीक है। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो जलीय जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई है, पॉपुलर मानी गई है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई है जैव विविधता के क्षेत्र से। अगर इसी में अपन बात करें कि जैव विविधता में ये अपना कोरल रीफ है या फिर मूंगे की चट्टान या परवाल भित्ति किससे मिलके बनती है, तो ध्यान में रखना कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोल सकते हैं अपन, उसी से मिलके बनती है ये परवाल भित्ति। अगर मैं अभी के रिलेशन की बात करूं तो अभी क्या है, धीरे धीरे जो अपना पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण बढ़ने से क्या हुआ कि जो अपनी कोरल रीफ है या परवाल भित्ति है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, विरंजक हो रही है, उसका रंग उड़ रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कोरल ब्लीचिंग भी कहा जा सकता है कि जो परवाल भित्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, विरंजक हो रही है, उसी के कारण जैव विविधता क्या क्या हो रहा है, हानि हो रही है, उसको हास हो रहा है। उसको क्या बोल सकते हैं अपन ने, कोरल ब्लीचिंग भी अपन या कोरल विरंजक भी उसको कहा जा सकता है। आगे अपन बात करें तो एक बात ध्यान में रखनी है कि इसी से रिलेटेड कि जो अपना जैव विविधता है उसके संरक्षण से संबंधित एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्सेशन ऑफ नेचर के नाम से, या फिर हिंदी में इसको बोले अपन कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय संगठन इसको बोल सकते हैं IUCN। इंपॉर्टेंट बनता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि IUCN किससे संबंधित है, ये जैव संरक्षण से संबंधित है, बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। ये कहां पर है, तो ध्यान में रखना जो स्विट्जरलैंड है वहां पर इसकी स्थापना की गई है। कब की गई थी, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। जो IUCN है उसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान में रखना इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर इसी में बात करें कि जो IUCN है, ये IUCN काम क्या करता है, तो ध्यान में रखना है जो IUCN है वो रेड डेटा बुक बोल दो, या रेड डेटा बुक का क्या करता है, प्रकाशन करता है। अब ये रेड डेटा बुक क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। अरे जो अपनी पृथ्वी है उस पर जो भी प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त जीवों की जो सूची होती है वो किस में रखी जाती है, इस रेड डेटा बुक में रखी जाती है। अब ये रेड डेटा बुक है, ये प्रकाशन कौन करता है, तो ध्यान में रखना IUCN इसका प्रकाशन करती है, और ये संकटग्रस्त जीवों की एक सूची है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि कोई भी जनजाति या फिर कोई भी जंतु, कोई भी वनस्पति अगर 50 वर्षों तक अपने को अगर दिखाई नहीं दे अपने वातावरण में तो वो विलुप्त मान ली जाती है। एक बात ध्यान में रखने की, 50 वर्षों तक कोई भी वनस्पति अपने को दिखाई नहीं दे तो वो विलुप्त मान ली जाती है। इसी में अपन भारत की बात की जाए तो भारत में आजकल चीता विलुप्त हो गए, भारत में आजकल चीता बिल्कुल ही विलुप्त हो गए, तो वो 50 वर्षों तक दिखाई नहीं दी, उसके कारण विलुप्त प्रजाति मानी जाती है।
अगर इसी में मैं बात करूं कि अपना जो गिद्ध वगैरह होते हैं, तो गिद्धों को तो आपको भी पता है कि अपने पीड़कनाशी काम में लिया था। ये उसी के कारण जो गिद्धों का संरक्षण के लिए भी कई बार बात की गई, गिद्ध मर रहे हैं, किसके कारण मर रहे हैं, तो एक बार एक दवाई पीड़कनाशी के रूप में अपन खेतों में काम में लेते हैं, डाइक्लोरो डाई जो फिनेल सोडियम है, उसी के कारण जो गिद्ध वगैरह हैं वो सारे के सारे मर गए थे। उसी की बात करेंगे अपन इकोसिस्टम में आगे। अब इसमें देखना है कि आईयूसीएन के बारे में 3 बातें ध्यान में रखनी है, पहले से रिकॉल कर रहा हूं कि पहला, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में देखें तो प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये क्या काम करता है, रेड डेटा बुक का प्रकाशन करता है। ये रेड डेटा बुक क्या होती है, जिसमें संकटग्रस्त जितने भी जीव हैं जो प्रकृति में विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको इसी में रखा जाता है। और ये अगर कोई भी जीव या फिर वनस्पति 50 वर्षों तक प्रकृति में दिखाई नहीं देती तो वो विलुप्त मान ली जाती है। तो ध्यान में रखना है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में बनता है कि चीता भारत से विलुप्त हो गए हैं और ये जैव विविधता के लिए खतरा है। एक दूसरे से जुड़ी हुई है सारी की सारी बातें। अगर मैं बात करूं कि इसी में कि अगर शेरों की संख्या या फिर लोइन की संख्या अगर कम हो जाए तो क्या होगा, जो अपने जंगल होता है, तो जंगल में वो हिरण वगैरह खाते हैं, हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी तो जैव विविधता के लिए वो भी खतरा है। उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ घटता जाएगा। जो प्रकृति अनुकूल सब कुछ एकदम बैलेंस से बनाया है उसने, अगर उसी का हास करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा अपना। अगर इसी में आगे अपन बात करें तो एक दो बातें और बच जाती हैं। अगर प्रकृति को अपने को बचाना है तो ध्यान में रखो, सीखो इंडिया का, अपनी जो सीखो इंडिया क्लासेज हैं उनका एक ही नारा, एक पौधा जरूर लगाएं और प्रकृति को बचाएं। ये आपको प्रॉपर ऐसे ध्यान रखना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपको भी एक पेड़ जरूर लगाना है, अपनी जीवन की एक निशानी होती है वो, ठीक है। प्रकृति को बचाएं, पेड़ लगाएं। उसी के बारे में आगे अपन बात करें कि जो शाकाहार है, शाकाहार आपको पता है कि जो अपनी फल सब्जियां वगैरह खाते हैं, मांसाहारी का सेवन नहीं करते, वो शाकाहार होते हैं। तो शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए कोई भी खतरा नहीं है। ये भी एक बार पूछा गया था कि शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के लिए कोई खतरा हो सकता है क्या, तो शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए कभी भी कोई भी खतरा नहीं है। अब जैव विविधता के लिए संकट क्या क्या है, जैव विविधता को नष्ट कहां से हो रही है, तो इसके बारे में अपन बात करें तो 4 बातें अपने को ध्यान में रखनी है या 5 बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि जैव विविधता के लिए संकट की बात की जाए तो पहला अपना संकट है इसी में कि प्राकृतिक जो भी आवास है वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्राकृतिक आवास की बात करें तो जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे लोमड़ी है, जो अपने शेर हैं, बगेरा है, भालू है, ये सारे के सारे कहां पर पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं। और मनुष्य ने क्या किया, अपने नगरीकरण का विस्तार करने के लिए, खेती वगैरह का बढ़ाने के लिए वह वनों को काट दिया, जिसके कारण उनके विचरण के लिए जगह कम पड़ गई, और वो भी क्या है, जैव विविधता के लिए सबसे बड़ी हानि है। उसके बाद दूसरी हानि जो जैव विविधता के लिए संकट बन सकती है, दूसरी है अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी का जो तापमान। मैंने पहले भी बात की थी कि पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियरों की या फिर जो अपनी ध्रुवों की बर्फ पिघल के जो समुद्र में आ जाएगी, उसी के कारण जो स्थल भाग है उसके जलमग्न बने होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। ये भी जैव विविधता के लिए हानि हो सकती है। उसके बाद तीसरी ध्यान में रखनी है कि जो विदेशी प्रजातियों का जो आक्रमण होता है वो भी जैव विविधता के लिए एक हानि है। अभी इसी से जितने भी विदेशी जो प्रजातियां अगर यहाँ पे आएगी तो यहाँ की प्रजातियों को वो नष्ट कर देगी, उनको खा जाएगी। तो ध्यान में रखना है कि विदेशी प्रजातियों के जो आक्रमण होता है वो भी जैव विविधता के लिए सबसे बड़ी हानि है। उसके बाद जो चौथी बात इसमें ध्यान में रखनी है कि जो नगरीकरण और जो औद्योगिकरण है वो भी जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और पांचवी बात इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जैव विविधता को खतरा किससे हो रहा है, जो शिकार वगैरह कर रहे हैं उससे हो रहा है। उसी के लिए बायो रिजर्व क्षेत्र वगैरह बना रहे हैं, औद्योगिक जो संरक्षण के लिए बात करें कि अभ्यारण्य वगैरह के लिए अपन बात करें तो वो बनाए जा रहे हैं। वो शिकार को कम करने के लिए, अपनी जैव विविधता को बचाने के लिए अपन बना रहे हैं, इसका ध्यान में रखना है। तो आज अपन ने बात की कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता होती क्या है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं की प्रजातियों की विविधता क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। और जैव विविधता के बारे में दूसरी बात कि ये कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कौन से देश की, तो ब्राजील की, दूसरा है अपना भारत, तीसरा है इक्वाडोर, चौथा है पेरू। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण की अगर अपन बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है अपना इन सीटू बोल दो, या फिर जो अपना स्वस्थान, जैसे मान लो कि कोई शेर है
उसको अपन जिस स्थान पे वो जन्मा है उसी स्थान पे उसको संरक्षित करके अगर उसका संरक्षण करें तो वो होता है इन सेटू, और एक होता है अपना एक्स सेटू। एक्स सेटू का मतलब बाह्य संरक्षण। जैसे मान लो कि अगर चीता की प्रजाति यहाँ पे भारत में नष्ट हो गई है तो कहीं विदेश से चीता मंगवा के यहाँ पे उनका प्रजनन का क्षेत्र बढ़ा देना, उन्हीं को विकसित करना, ये क्या कहलाता है, एक्स सेटू या बाह्य क्षेत्र। ये जैव संरक्षण से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। इसी में इंपॉर्टेंट बातें, दो तीन बातें ध्यान में रखनी है कि जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया, 2010 को, और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और स्थानीय जैव विविधता या किसमें आती है, अल्फा में। देश की जैव विविधता की बात की जाए वो बीटा में आएगी, पूरे संसार की बात की जाए तो वो किसमें आएगी, गामा में आएगी। इसी से रिलेटेड अगर एक दो बातें और बच जाती कि जो अपना प्रोटोकॉल था, पहला था अपना कार्टाजेना, स्पेन में हुआ 2000 में, जो जीव अभियांत्रिकी से संबंधित था। दूसरा था अपना नागोया प्रोटोकॉल, अक्टूबर 2010 में हुआ, जापान में हुआ था। और अपना हैदराबाद प्रोटोकॉल तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसी में कि 1 से 19 अक्टूबर 2012 को कहां पे हुआ, जैव संरक्षण से संबंधित किसमें था, जो अपना हैदराबाद था उसमें हुआ था। तो जैव विविधता, जो जलीय जैव विविधता है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है किसमें, कोरल रीफ में बोल दो, मूंगे की चट्टान बोल दो, या फिर परवाल भित्ति में बोल दो। ठीक है, उसका ह्रास हो रहा है, वो कम हो रही है आजकल, किसके कारण, जो ध्यान में रखना है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसके कारण, और जो पृथ्वी का जो ताप बढ़ रहा है उसके कारण वो नष्ट हो रही है कोरल रीफ। उसको कोरल ब्लीचिंग भी अपन बोल सकते हैं। अगर जो अपना लक्षद्वीप है वो कोरल द्वीप का सबसे अच्छा क्या है, उदाहरण है, अपने को ध्यान में रखना है। IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से, जो एक रेड डेटा बुक का प्रकाशन करती है। और जो रेड डेटा बुक है उसमें संकटग्रस्त जितनी भी प्रजातियां हैं उनको रखा जाता है। जो प्रजाति 50 वर्षों तक अपने को दिखाई नहीं देती तो वो क्या अपने विलुप्त मान ली जाती है। ये अपनी भारत की बात की जाए तो चीता क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। अभी अगर मैं जाते जाते बात करूं कि सभी को पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि प्रकृति है उसने सब कुछ अपने को बैलेंस में दिया है, उनका संरक्षण करना है। सीखो इंडिया क्लासेस का नारा, एक पौधा जरूर लगाएं और प्रकृति को बचाएं। धन्यवाद।